आज हम लोग जो है दो डीआई के बारे में बात करेंगे। मिसिंग डीआई है और दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मैंने एक दो डीआई बनाया है, आज आपके लिए लेके आया हूँ। और उस डीआई का बेसिक्स जो है पहले हम कवर करेंगे। बेसिक्स कवर करने के बाद ही हम आगे जाएंगे। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि ये समझिए कि अब जो पेपर हो रहे हैं वो पेपर जो है पहले की तरह एज इट इज़ नहीं आएंगे। मतलब आपको टेबल चार्ट दे दिया या आपको क्या नाम है पाई चार्ट दे दिया या फर्दर ऑल दो चीज़ें दे दी गई, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे डेवलप हो रहे हैं, जैसे जैसे टीचर डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे पेपर बनाने वाला भी डेवलप हो रहा है। अब पेपर बनाने वाला डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें अपने स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी चेंजेस लानी होंगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। पहला चीज़ क्या कि मैं आज एक डीआई लेके आया हूं जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस के बारे में बात करनी है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट्स आपके पास कंप्लीटली ठीक से तैयार है या नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या करना है, जरा सा प्रॉफिट एंड लॉस हमें पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजीज होती हैं, सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है, सीपी क्या होता है भाई? सीपी कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है हमारा को? मार्क प्राइस। अब जरा ध्यान से समझो कॉस्ट प्राइस क्या है। मैं फिर से डिफाइन करता हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस जो है, आप जो है सामान कोई खरीदते हैं, पहला चीज़, जैसे आप दुकानदार हैं और आप कॉस्ट प्राइस, आप सामान खरीद रहे होंगे तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सामान खरीदने का जो जिसके लिए आप जो सामान खरीद रहे हो उसको पे करते हैं किसी होलसेलर को, किसी मार्केट में, तो वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। अब लेकिन कॉस्ट प्राइस में थोड़ा सा क्लेच भी है। कई बार कॉस्ट प्राइस को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी समझ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है भाई? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है, 2 मिनट, ज़रा सा मुझे ये स्लाइड्स से आगे जाना पड़ेगा थोड़ा सा समझने के लिए। हाँ आइए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कई केसेस में आपको सीपी दिखेगा, लेकिन कई केसेस में सीपी नहीं दिखेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्चुअल मीनिंग कॉस्ट प्राइस का क्या है? कॉस्ट प्राइस का एक्चुअल मीनिंग है कि वो पैसा जो सामान के दुकान में आने से पहले तक जो भी चीज़ें लग चुकी हैं, जो भी पैसा लग चुका, वो सब क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 200 रुपये का हमने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है और हमने 100 रुपीज़ उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सीपी जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 300 होगा, ना कि 200 होगा। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस वो पैसा है जिसे हम पे करते हैं सामान के दुकान आने से पहले तक। कुछ भी आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाए, लेबर चार्जेस हो जाए, अब कुछ भी दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है क्या कहलाएंगी? इन सब का सम क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है पहले ये डिस्कस करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस वो पैसा है जिसे हम पे करने के बाद सामान को दुकान से बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, डन। मार्क प्राइस क्या होता है? चलो को इसको, मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस वो पैसा है जिसे दुकानदार लेना तो चाहता है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर एक बात समझिए कि अगर आप किसी दुकान पे गए और आपने जो है 200 रुपये की चीज़ देखी, ठीक है,
अब आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई यार प्लीज़ जो है 150 में दे दो, ठीक है। तो जो अब मार्क प्राइस जो होगा वो 200 रुपये वो दुकानदार लेना चाहता है, वो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, वो 200 रुपीज़ हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप चाहते हैं कि वो 150 रुपये में दे दे, 150 रुपये में दे दे, तो 150 में अगर आप ज़बरदस्ती करके किसी भी तरीके से आपने कुछ करके कैसे भी करके उनसे सेलिंग प्राइस क्या करवा लिया, 150 रुपये ले लिया। तो मार्क प्राइस वो पैसा है जो दुकानदार लेना चाहता है। सॉरी, एक बार इसको छोटा छोटा लिखता हूँ मैं, आसानी रहेगा। एसपी क्या हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा। क्लियर। तो एक बात समझ में आई कि कॉस्ट प्राइस क्या है, वो पैसा जो दुकान सामान के दुकान में आने से पहले पे किया जाए, सारा चीज़ चाहे कुछ भी लगा हो वो सब पैसा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रह जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस वो पैसा है जिसको पे करने के बाद सामान दुकान के बाहर चली जा सकती है, ठीक है, मतलब हम खरीद सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस वो प्राइस है जिसको दुकानदार लेना चाहता है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप उसमें कुछ ना कुछ कटौती करना चाहते हैं या उसमें कुछ ना कुछ कंसेशन चाहते हैं या कुछ कह ले डिस्काउंट चाहते हैं, ठीक है। डन। तो ये बात क्लियर होगी कि सीपी क्या है, ये क्लियर हो गया, एसपी क्या है, ये क्लियर हो गया, और तीसरा चीज़ क्या, मार्क प्राइस क्या है, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि भाई जो है, अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि भाई मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अब क्या, मैं पहला क्वेश्चन ये है कि भाई सीपी जो है एसपी के बराबर हो सकता है क्या, सीपी एसपी के बराबर हो सकता है, और हो सकता है तो कब हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर हो सकती है कब, जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा हो। अच्छा जी, सीपी एसपी के बराबर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, एसपी एमपी के बराबर कब हो सकता है, एसपी सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर कब हो सकता है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर तभी हो सकता है जब आपको दुकानदार ये कह दे कि भैया इट इज फिक्स कॉस्ट दुकान है। आप कहीं जाते होंगे, कई दुकानों पे आपने देखा होगा फिक्स कॉस्ट की दुकान है, फिक्स प्राइस की दुकान है लिखा रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फिक्स प्राइस की दुकान में मतलब क्या कि भाई हम कंसेशन या डिस्काउंट नहीं देंगे, आप चाहे उसके चाचा के लड़के हों लेकिन फिर भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है फिक्स कॉस्ट की दुकान है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट बिकम्स जीरो, डिस्काउंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, एक और बात करते हैं, क्या कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस हो सकती है। अब ये क्वेश्चन ये भी है कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस हो सकता है क्या, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस हो सकता है। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस होगा तो कब होगा। अब देखिए कई सिनेरियोज हैं लाइफ के, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जो पहले ही लॉन्च किया गया और वो निकल नहीं रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले ही कंफर्म करते हैं, थोड़ा देर आप सोचिए। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस हो सकता है, बहुत रेयर केसेस है जब आप लॉस को बियर करने के लिए तैयार हो जाए, आपका प्रोडक्ट निकल ही नहीं रहा है, कोई आपने गलती से कोई ऐसा प्रोडक्ट उठा लाए मार्केट से जो उसका सीजन भी चला गया, मार्केट में उसकी रेट भी कम हो गई, तो पहला टारगेट आप क्या करते हैं कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर रख देते हैं, ठीक है भाई। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कर देते हैं। पहला टारगेट क्या करते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपके नहीं निकल रहा है, इस केस को समझिए जरा सा, क्या आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बनाते हैं, पहला चीज़। अब इस पर भी नहीं निकल रहा है, आपने क्या किया, टैग कर दिया भाई, ठीक है मैंने 100 रुपीज़ की सामान लाए थे, अब 100 रुपीज़ मैंने सोचा कि भाई ठीक है 100 रुपीज़ रख भी दिया, सेलिंग प्राइस रख दिया, और इसी को मार्क प्राइस भी बना दिया। लो भाई मैंने इसी को मार्क प्राइस भी बना देता हूँ, मार्क प्राइस बना दिया। अब मार्क प्राइस बनाने के बावजूद भी आपका प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, अब प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है तो क्या करोगे, तो एक काम करोगे तुम, अब इसको भी घटाओगे, इसको घटा के आप मान लीजिए 75 रुपीज़ कर देते हैं। तो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, हमारा कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस लेस हो गया, तब जाके प्रोडक्ट मार्केट में निकलना शुरू हुआ, होता है कि नहीं। तो कई बार ऐसा भी सिनेरियो होता है जहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस भी बराबर हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ इस पॉइंट को, जरा सा ध्यान देखिए। पहला 2 पॉइंट क्लियर हो गया, कॉस्ट प्राइस
सेलिंग प्राइस के बराबर होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अभी प्रॉफिट और लॉस को भी डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट लॉस आपको आइडिया होगा, यहाँ हर बच्चे को पता है, सिर्फ उसका टेक्निकल टर्म्स जो है, जो भी पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला चीज़ कि भाई कॉस्ट प्राइस को हमने डिस्कस कर रहे थे कि मार्क प्राइस के बराबर होगा या नहीं होगा, कब होगा। बहुत रेयर केस है और ऐसा आपके के मैथ के क्वेश्चंस में बहुत रेयरली पूछा जाएगा। मैं सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपको समझा रहा हूँ कि किसी दिन कोई क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के बराबर कर दे तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, क्यों? कंडीशन क्या है कि भाई उसका प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों बराबर हो जाए। बहुत परेशानी है भाई, प्रोडक्ट निकल ही नहीं रहा है। 100 रुपीज़ का हम खरीद के लाए थे, हम 100 रुपीज़ में बेचने को तैयार हो गए और उसी पर 100 रुपीज़ ही रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम डिस्काउंट भी दे देंगे, चल भाई ले जा, 70 रुपीज़ में लेके जा, 70 रुपीज़ में लेके जाइए, डिस्काउंट भी दे दिए। तो ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इस बार कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के बराबर हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस है। ठीक है, चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। अब आ जाइए बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की और डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, ज़रा सा समझिएगा। प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट क्या है भाई? प्रॉफिट क्या है? आप प्रॉफिट से क्या समझते हैं? प्रॉफिट एक्स्ट्रा, आपने जो पैसा, जो आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है या बेचने के लिए आप ले आए हैं। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब आप चाहते हैं उसे बेचना। अब बेचना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके बेचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपने 1000 प्लस पी, ये क्या कहलाया जाएगा? प्रॉफिट। ये जो हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए कि कई बार हमें जहाँ प्रॉफिट जो होता है परसेंटेज में दिया रहता है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान समझिएगा। परसेंटेज का मतलब है कि मैंने 100 रुपीज़ में कोई सामान खरीदी है, ठीक है, उस पे मैंने P% का प्रॉफिट लिया है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा? 100 प्लस P% हो जाएगा। डन, ये समझिएगा। आपका जो प्रॉफिट और लॉस में जब भी हम कॉस्ट प्राइस का बात करेंगे वो क्या कह रहा होगा? कॉस्ट प्राइस 100% की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे बिहेव करेगा? एडिशनल अमाउंट की तरह यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने 100% सीपी रखा, 20% प्रॉफिट दिया, तो 120% उसका क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ये सीपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्लियर है? डन, ये समझ में आ गया। अच्छा जी, अब एक बात और समझो कि भाई अगर यहाँ तक तो ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया भी है। 2 मिनट को यार, ये सही है। ध्यान से देखो, तो प्रॉफिट जो है, अगर मैं एक बात कहता हूँ कि प्रॉफिट अगर 20% है, मैं कहता हूँ भाई 20% है, ठीक, मैं इसको फ्रैक्शन में बदल देता हूँ। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। तो एक बात हमने आप डिस्कस की थी जब हम लोग CPSP पढ़ रहे थे या प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, तो इसमें आपको अगर याद आ रहा हो तो ये 5 क्या बताएगा? CP के बारे में बताएगा, कॉस्ट प्राइस के बारे में बताएगा, ठीक है। और ये 1 क्या बताएगा? ये 1 क्या बताएगा? प्रॉफिट के बारे में बताएगा। हमने जब परसेंटेज पढ़ा था तब हमने क्या सिखाया था कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है, हर में जो चेंज, हर जो है वो क्या बताता है? हमेशा जिसमें चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू बताता है। और चेंज कहाँ डिनोट होता है? न्यूमरेटर में डिनोट होता है। तो चेंज या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। इसका मतलब है कि मैं CP को अगर 5 लिखूंगा तो +1 हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा और SP क्या हो रहा होगा? हमारा 6 हो रहा होगा। एग्री हैं इस बात से आप लोग? ठीक है, अब इस पे एग्री हैं तो अगली बात समझिएगा क्या करना है। अगली बात क्या करना है भाई? चलिए लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस अगर हो रहा हो तो क्या होगा भाई? लॉस हो रहा होगा, तो मान लीजिए मैं कहता 20% का लॉस ही हो गया आपका, तो CP क्या हो जाएगा? अगर मैं 100% के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो 100% माइनस 20% लॉस इज लेस देन, सॉरी,
ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 80% हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा SP, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। डन, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी के फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देख लो। फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए 20% हमारा क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/5 है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, समझो कि 20% तक तो ठीक है भाई, 20%, 30%, 40%, 50% ये सब तक ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में 14 होल 2/7% आ गया, तब क्या करोगे? 100 में 14 होल 2/7% कहाँ से जोड़ते बैठोगे? फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे, कैलकुलेशन को टफ करोगे और पेपर में फंसाओगे अपने आप को। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वे है, जो इजी वे है, वो ये है कि मैं परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में बदल दूं और फ्रैक्शन को आगे ले जाऊं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। 20% इज इक्वल्स टू 1/5। तो इसका मतलब है कि CP मेरा 5 हो गया होगा। अब ये लॉस है, 20% का लॉस वियर कर रहा जा रहा है, तो 1 माइनस लॉस हो गया। यहाँ पे जो SP आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 4 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है? SP क्या हो जाएगा हमारा, 4 रुपीज़ हो जाएगा या 4 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट अगर मेरा CP है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है मुझे, 4 यूनिट का क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मैं जो है SP मिल रहा है। क्लियर? अच्छा, ये समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं मार्क प्राइस का। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या सीखा हमने यहाँ ये सीखा कि भैया CP SP ठीक है। हमने क्या सीखा कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है CP हमेशा क्या होता है, 100% होता है। दूसरा चीज़, अगर मैं फ्रैक्शन में बदल देता हूँ परसेंटेज को, प्रॉफिट और लॉस को, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा मेरा क्या होगा, डिनोमिनेटर हमेशा क्या बताएगा हमें, जो है क्या बताएगा, CP के बारे में बताएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ SP क्या होता है, डिनोमिनेटर प्लस चेंज या डिनोमिनेटर माइनस चेंज। ठीक है, ये कह लीजिए, या 100+% प्रॉफिट परसेंटेज या 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्लियर? ये हो गया। अच्छा जी, मार्क प्राइस की बात कर रहे थे हम लोग। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस की बात करते हैं। मार्क प्राइस क्या था, हमने डिस्कस किया था। मार्क प्राइस में हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्क प्राइस वो प्राइस है जिसको दुकानदार हमसे लेना चाहता है लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं। तो फिर एक चीज़ जो होती है, आपस के जो कसमकस के बीच में जो डिस्कशन के थ्रू हम पहुंचते हैं कि भाई ना तेरा ना मेरा, तो वो जो कंडीशन पहुंचती है वो होती है सेलिंग प्राइस। अब जो मार्क प्राइस पे हमको जो लॉस झेलना पड़ा है, कि आप जैसे इमेजिन कीजिए कि लड़के हैं, लड़के लोग क्या करते हैं, गए भैया ये दे दो वो दे दो, उसने बोला 500 रुपया चाहिए, 500 रुपये, ठीक है ले भाई ले ले। लेकिन लड़कियां जब मार्केट में जाती हैं तो क्या करती हैं, 500 रुपये की चीज़ है वो शुरुआत करते हैं 250 रुपये से, 250 रुपये से शुरुआत करते हैं। वो पहले भैया नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो कहेगा भैया जाइए 250 रुपया, तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे होगा, भैया देना पड़ेगा आपको, ऐसा वैसा करते 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 350 पे हम लोग क्या करते हैं, लड़कियां ले लेती हैं उनसे। तो जो उसने लॉस बियर किया, उसको क्या नाम दें हम, उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम दिया जाता है डिस्काउंट। उसको क्या नाम दिया जाता है, डिस्काउंट नाम दिया जाता है। ठीक। अब डिस्काउंट मतलब क्या, एक तरह का लॉस जो मार्क प्राइस पे दिया जाए, क्या, जिसका कैलकुलेशन किस पे हो, मार्क प्राइस पे हो। ठीक है, डन। तो समझो भाई, चलो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए डिस्काउंट को भी अगर हम परसेंटेज में डिनोट करें तो एक बात समझ में आती है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो डिस्काउंट 100% अगर मार्क प्राइस है तो D% अगर डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा, 100 माइनस D% हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 14 होल 2/7% का डिस्काउंट दिया जाए। इसका मतलब क्या है, 14 होल 2/7% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 1/7 क्या है हमारा, फ्रैक्शनल वैल्यू है किसका, 14 होल 2/7 का। अब 1/7 है, इसका मतलब क्या कि मार्क प्राइस हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या बताता है, जिसके बारे में बात हो रही है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट कौन होगा, 7। ठीक है, उस पे हम कितने का डिस्काउंट दे देंगे, 1 का डिस्काउंट दे देंगे। 1 का डिस्काउंट दे देंगे, मार्क सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। डिस्काउंट हमारा 1 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, डन। अब एक बात समझ में आती है कि अब एक पॉइंट आता है कि हम कॉस्ट प्राइस से, ध्यान समझिएगा,
मैं ये सब बेस क्यों खड़ा कर रहा हूँ कि पता नहीं तुम लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, दिमाग में है नहीं है, क्योंकि मैं अभी डीआई पढ़ाऊँगा उससे मैं आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहला बात क्या कि भाई कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीनों किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट लेते हैं तो हम ये एक्टिवेट नहीं होगा क्या? रुक जा भाई, पूरा ही हटाता था। कॉस्ट प्राइस पे हम P% का प्रॉफिट लेते हैं तो सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं, L% का लॉस झेलते हैं तो सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पहुंचते हैं तो हमें D% का क्या करते हैं, हमेशा D% का हम क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं D का। ये D मेरा अच्छा नहीं बन रहा है भाई, रुक जाओ, ठीक है। ठीक, D% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक, चलो जी, ये समझ में आया। अब यहाँ तक सब समझ में आ गया है, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद जरा देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाय, क्या कहता था, फॉलोइंग टेबल इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एंड सम वैल्यूज आर मिसिंग, ऑल द डिस्काउंट्स आर ऑन द एमपी एंड द प्रॉफिट आर ऑन द सीपी। क्या कर रहा है कि प्रॉफिट जो है किस पे डिस्कस किया गया है, सीपी पे डिस्कस किया। ये कहे ना कहे हम इसी तरह से डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, हमेशा किस पे डिस्कस होगा, सीपी पे होगा। लॉस किस पे डिस्कस होगा, वो भी सीपी पे डिस्कस होगा। ठीक है, फर्दर थिंग्स क्या कहता है, डिस्काउंट आर ऑन द एमपी। ये हम भी जानते हैं कि डिस्काउंट किस पे डिस्कस होगा, ये एमपी पे डिस्कस होगा, मार्क प्राइस पे डिस्कस होगा। ये लिखा रहे ना लिखा रहे आप यही मान के चलेंगे, ठीक है। तो जीन्स क्या होगा, मान लीजिए जीन्स का कॉस्ट प्राइस, जरा ध्यान से देखिए, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, सूट, साड़ी, ये तीनों के चारों के डेटास दिए गए हैं और यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। थर्ड कॉलम में आपको क्या दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया है। फोर्थ कॉलम में आपको परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया गया है एंड थर्ड लास्ट कॉलम में सेलिंग प्राइस दिया गया है। बी अवेयर अबाउट इट। थर्ड कॉलम इज मार्क प्राइस, नॉट अ सेलिंग प्राइस। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि भाई सीपी है और एसपी है और एमपी है। हम गलती से ये ना समझ लें कि एमपी जो है बीच में आना चाहिए, ठीक है। एमपी किनारे है तो इधर भी किनारे होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ कॉलम में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो अब हम लोग चल देंगे पहला क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है, इफ द डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द सूट इज सेम, फाइंड आउट द मार्क प्राइस ऑफ सूट। ठीक है, हमें क्या पद पूछा जा रहा है, मार्क प्राइस ऑफ सूट पूछा जा रहा है। और क्या कहा है कि भैया डिस्काउंट परसेंटेज जो है, डिस्काउंट आप जो ले रहे हैं, डिस्काउंट का जो परसेंटेज वैल्यू है, मान लीजिए X% का डिस्काउंट ले रहे हैं तो उसी प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या होगा हमारा, क्या होगा, प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, वो भी X% ही होगा। क्लियर है। आइए, किसके बारे में बात हो रही है, सूट के बारे में बात हो रही है। सूट क्या है हमारे पास, 3000 रुपीज़ का है, उसकी सेलिंग प्राइस है हमारी 3600। पहला चीज़ समझ में आया कि भैया 3000 रुपये की चीज़ थी, कॉस्ट प्राइस 3000 रुपये था, उसको बेचा गया है 3600 पे, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ होगा वो कितने का हुआ होगा, 600 रुपीज़ का हुआ होगा। अब 600 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, 3000 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इनटू हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलिए 6 5 ज़ा 30, 5 से 100 काट देते हैं तो ये आता है 20%। अब हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज आया है वो क्या आया है, प्रॉफिट परसेंटेज जो आया वो आया 20% का। इसका मतलब हमारा जो डिस्काउंट होगा वो भी हमारा कितना होगा,
20% ही होगा, डिस्काउंट भी हमारा क्या हो जाएगा, 20% ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है भाई कि 20% डिस्काउंट हो रहा है। चलिए अब यहाँ तक नोट कर लो पहले, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 20% डिस्काउंट हो रहा है, चलो तुम लोग, आई होप कि तुम लोग नोट कर ली होगी। चलो ये तो आ गया मेरा डिस्काउंट, ये क्लियर हो गया। अब बात उठती है कि भाई डिस्काउंट बराबर हो गया, हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस चाहिए तो बेटा क्या करोगे, 20% इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। चलो जी, तो इसका मतलब है कि 5 रुपीज़ मार्क प्राइस होगा, तो उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे के सेलिंग प्राइस जो होगा वो 4 रुपीज़ बनाया गया होगा। क्लियर है आपको, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 यूनिट की जो वैल्यू है बेटा, 4 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी, वो क्या दी गई है, 3600 दी गई। 4 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 3600 दी गई है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3600 अपॉन 4 से काट दीजिए, कितना आता है 900, ये 9 है भाई, 900। तो मार्क प्राइस क्या होगा हमारा, 5 बराबर 900 इंटू 5, इट इज इक्वल्स टू 4500। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ द सूट क्या हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। क्लियर है, ये सबको समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया होगा, आई होप सो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा इजी फॉर्मेट निकालने की कोशिश करता हूँ। डन, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। देखो जब भी हम DI लगाते हैं ना, तो हम DI लगाते समय हम हमेशा याद रखते हैं कि कोशिश करते हैं कैलकुलेशन को अवॉइड किया जाए, फाइनल कैलकुलेशन की तरफ ना बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ तक हो गया, समझ में आया। अच्छा जी, 20% आपने, मैं किसी क्वेश्चन का दूसरा अप्रोच ले रहा हूँ, ठीक है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बेटा, 1/5 होता है, ठीक है। अब जब CP, SP और MP तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट हुआ है 5 इज बिकम्स 1/6 और 5 इज बिकम्स 4, ठीक है, 5 बिकम्स 4। अब आपको मर्जिंग ऑफ 2 रेशियोज याद आ रहा होगा। मर्जिंग ऑफ 2 रेशियोज मैंने सिखाया है आप लोगों को। ये 6 इधर मूव हो जाता है, ये 4 इधर मूव हो जाता है, इट विल बिकम 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आप किसी से कंपेयर कर लीजिए, आपको क्या चाहिए, आपके पास 2 डेटा पड़ा हुआ है, 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20। हमारे पास 20 से कंपेयर कर लेते हैं। 20 बिकम्स क्या हो जाएगा, 3000 रुपीज़। तो 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, 3000 अपॉन 20, 0 से 0 काट लीजिए, कितना हो जाएगा 150। 150 तो हमें चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस चाहिए, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पूछ रहा है तो मार्क प्राइस पूछ रहा है तो भाई 30 बराबर निकाल लीजिए। 30 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 4500 रुपीज़। तो हम इस तरीके से भी डील कर सकते थे इस क्वेश्चन को। डन, ये भी आप सोच सकते थे। डन, ये समझ में आ गया। ओके, चलिए, ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो देख लो, पहले आराम से लिख लो, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, 1-2 दिन लगेंगे इस चीज़ को सुधारने में, फिर से ये ठीक हो जाएगा। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ जीन्स इज 140 मोर देन द CPU ऑफ अ शर्ट। जरा ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स जो है क्या है, वो 140 मोर देन है CPU ऑफ शर्ट। CPU ऑफ शर्ट दिया है क्या, नहीं दिया भाई, है? तो उसको लिंक कर दिया है किससे, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स में से। अगर मैं मार्क प्राइस ऑफ जीन्स क्या है मेरे पास, 2500, इसमें से मैं 140 रुपीज़ माइनस कर देता हूँ
हाँ, ध्यान से देखिए, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स इज 140 मोर देन सीपी ऑफ अ शर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे शर्ट की सीपी मिल जाएगी। चलिए 2500 माइनस 140 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 2400, 2360, 2360, ठीक है, 2360, 64, हाँ ठीक है, चलो डन, ये समझ में आया। अब 140 मोर देन क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला हमारा कि भैया जो है सीपी ऑफ शर्ट है वो मार्क प्राइस ऑफ जीन्स से 140 ज़्यादा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड एसपी ऑफ द शर्ट इज 780। अब जरा ध्यान से देखिए, 2360 इसकी सीपी है और डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है मार्क प्राइस को से, तो यहाँ से 780 ज़्यादा है, क्या है 2360 प्लस 780, यहाँ लिख दीजिए 780 जोड़िए, क्या आता है जोड़िए, ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, 0 का 0, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, ठीक है, 7 3 10, 1 11, इधर और 2, 3140, 3140 क्या हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। अब आ जाइए, हमारा जो शर्ट है उसका कुछ और डेटा दिया है क्या, नहीं दिया है भाई, नहीं दिया है। 30% हमारा एक ही डेटा दिया है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई चलिए एक बात देख लेते हैं, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 2360 का 30% क्या होगा, 2360 का 30% निकालना है मुझे। आपको पता होगा 2360 का 10% क्या होगा, 236 हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 30% मिल जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 708, ठीक है। अब 708 को ऐड कर देंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 2360 को 70 ऐड कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, 8 6 7 3 10, यहाँ आ जाएगा 3, 3068, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एसपी हो जाएगा। अब बात उठती है, पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज जो है हमारा 3068 में से 3140 को माइनस कर दीजिए। आइए डिस्काउंट परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं, पहले डिस्काउंट निकालिए। 3140 में से 3068 कटा तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ से इसके बाद 3 से 6 9, 6 प्लस 6 12, 7 6 13, ठीक है, 13 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद जो है यहाँ 0 हो जाएगा, देन ओके 72 है, ये क्या है हमारा डिस्काउंट है, क्या है ये डिस्काउंट है। लेकिन क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं पूछा गया है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। अब जब डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है तो बेटा क्या करोगे, 72 डिवाइडेड बाई 3068, 3068 नहीं, हम क्या करेंगे 3140 लेंगे, इंटू 100 करेंगे। चलो ट्राई करो काटने का, ध्यान से देखो कटता है क्या, 72 हमारे ख्याल से कटेगा नहीं, अप्रॉक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 36, 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 15, 2 ज़ा 30 एंड 2 7 ज़ा 14, 1570 कट रहा है क्या, 7 5 12 1 13 नहीं कट रहा है जी भाई, 36 बराबर 157, तो 36 अपॉन 15, चलो यहाँ से ओहो ठीक है 1570, 36 अपॉन 1570 है, तो अप्रॉक्स लिख लीजिए, ये बचा है, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। चलो एक और रास्ता निकालते हैं, चलो अप्रॉक्स निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 1570, अगर बेटा 1570 जो है हमारा क्या होता है 157 1570 100% है, तो अप्रॉक्स देख के ऑप्शन टिक मार देंगे, तो 15.7 को हम क्या कहेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू 1%, ठीक है। 2% लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जरा से ध्यान से देखिए, तो 7 2 ज़ा 14, 15 2 ज़ा 30, 31, 31.4,
31.4 क्या हो जाएगा हमारा 2% हो जाएगा 31.4, और थोड़ा सा ज़्यादा है 31.4 है तो अगर 1% और लिए तो आपका क्या हो जाएगा 15 और ऐड हो जाएगा, तो 2% से थोड़ा सा ज़्यादा इसका आंसर आएगा, 2% से ज़्यादा थोड़ा सा है, अप्रॉक्स 2.5 भी लेंगे तो कितना आ जाएगा 31 में फिर 7.5 ऐड कर देते हैं तो 2.5 से थोड़ा कम, 2.2% से ज़्यादा और 2.5% से कम। अब ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ से हम लोग काट के टिक कर लगा देंगे, ठीक है। डन, ये समझ में आया, ठीक है, डन, ये समझ में आ रहा है, आई होप सो। अच्छा जी, ये क्लियर हुआ आपको, चलो ये समझ में आया। आइए अगला पॉइंट क्या है, सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंटेज, सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एमपी ऑफ जीन्स, ठीक है। सीपी ऑफ सूट क्या पूछा गया, सीपी ऑफ सूट कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट कितना परसेंट ज़्यादा है मार्क प्राइस ऑफ जीन्स से। तो भाई सीपी ऑफ सूट क्या दिया है भैया, 3000 रुपीज़ दिया है, 3000 रुपीज़ दिया है। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स क्या दिया भाई, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स दिया हुआ 2500, तो यहाँ 2500, तो बोलता है सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंट मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, ठीक है। 500 ज़्यादा है, 500 ज़्यादा है, सिंपल सा क्वेश्चन है 2500, अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इट इज़ इक्वल्स टू 20%, डन, 20% आ जाएगा, समझ में आया। ये क्या हो गया 20% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन मोर देन द एमपी ऑफ जीन्स, ठीक है, डन। नोट कर लिया सबने, चलो नोट कर लिए होगे, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो क्या बोलता है भाई, चलिए अभी क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ किया है। द रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टी शर्ट इज 7:5, क्या दिखा रहा है, रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टी शर्ट की बात हो रही है, इसमें रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का जो रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है, प्रॉफिट एंड पहला डिस्काउंट है एंड प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है, तो यहाँ 7 क्या दिया गया है भाई, 5 दिया गया है। देख इस 5 की वैल्यू क्या दी है हमें 20%, ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, रेशियो ऑफ, कुछ गलती हो गई क्या, रेशियो ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टी शर्ट इज 7:5, 7:5, यहाँ गलती हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट होना चाहिए, थोड़ा सा गलती है इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे बेटा प्रॉफिट आ जाएगा और ये डिस्काउंट यहाँ चला जाएगा, तभी ये क्वेश्चन डील हो पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, फिर लगना नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। डिस्काउंट, चलिए जी, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, 5:7 ले रहा हूँ, डिस्काउंट इज 5 एंड 7, ठीक है। तो 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 20% के बराबर है, देन 7 इज इक्वल्स टू व्हाट, 35% के बराबर हो जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू व्हाट 35%, 7 35% के बराबर हो जाएगा, ओके जी। पूछा क्या है, फाइंड द सीपी ऑफ द टी शर्ट, सीपी ऑफ द टी शर्ट, अगर हमारा डिस्काउंट प्रॉफिट 35% है और सीपी क्या है हमारा यहाँ पे हमारा सीपी पूछा जा रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप जो है आपके पास मार्क प्राइस है 1600 का, अगर आप डिस्काउंट देते हैं 20% का तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80%, और यही 80% जो होगा, ध्यान से समझिएगा, ये होगा 135% के बराबर होगा, ठीक है। और इसी को आप 100% से, ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, इसको समझा ही देता हूँ, ध्यान से समझो। मेरे पास प्रॉफिट आ गया दोस्त, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया है तो हमको क्या करना है, प्रॉफिट आ गया है, अब प्रॉफिट आ गया है दोस्त, तो हमें क्या करना चाहिए कि अब हम प्रॉफिट निकाल लिए हैं तो हमें सबसे पहले सीपी से क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, टी शर्ट का मार्क प्राइस अवेलेबल है और हमें सीपी पहुँचना है। मार्क प्राइस पहुँचना है तो एक सिंपल सा एक और तरीका देखते हैं, 20% 20% इज इक्वल्स टू वॉट 1/5, 35% इज इक्वल्स टू वॉट 35% इज इक्वल्स टू 5 7 या 35, 7/20,
अब जरा ध्यान से देखो, CP, SP और MP, 3 चीज़ें हमने बताई थी। तो कहता क्या है कि भाई 5 यूनिट का डिस्काउंट दिया जाएगा, 5 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो इट विल बिकम 4 रुपीज़। ठीक है, देन हमें कहता है प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20 रुपीज़ पे 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 27। डन, ये हो गया। अब मर्जिंग ऑफ 2 रेशियोज, +7 यहाँ हुआ था, यहाँ -1 हुआ था। ठीक है, तो अब जरा सा ध्यान से देखिए, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 24 ज़ा 80 हो जाएगा और 27 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 27 × 5 हो जाएगा। चलिए जी, 27 × 5 हो जाएगा। हमारा टी शर्ट क्या है, 1600 रुपीज़ का है। ओके जी, तो 27 × 5 जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 1600 के बराबर हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1600 अपॉन 27 × 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, CP। तो CP निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 80 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 80 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1600 अपॉन 27 × 5 × 80 आ जाएगा। डन। तो भाई अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। चलो यहाँ से काट दीजिए, ये हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से यहाँ अप्रॉक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि डेटा मेरा थोड़ा सा अलग है। चलो कोई इशू नहीं, अप्रॉक्स निकाल के देख लेते हैं। 16 × 16 × 100, तो यहाँ से मैं इसको 25 मान ले रहा हूँ। 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 16 × 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 256 × 4 256 × 4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 22, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 2 10, 1024। 1024 क्या आ रहा है हमारा, किसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है अप्रॉक्स में, टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, 1024 कॉस्ट प्राइस का अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इसको 25 किया है, तो क्या आंसर जो होगा वो आगे का होगा, 1024 के आगे का होगा या 1024 के पीछे का होगा। मैंने ध्यान से देखिए, तो मैंने 27 को छोटा किया है, तो आंसर क्या होगा भाई, आपने छोटा किया तो बड़ी वैल्यू आ गई होगी, बड़ी वैल्यू डिवाइड करके, तो जो बड़ी वैल्यू आ गई तो हमारा जो आंसर होगा 1024 के जस्ट पीछे का आंसर होगा। ठीक है, मतलब 1022 1020 के आसपास का जो आंसर होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो 1024 क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट हो गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट, यहाँ समझ में आया। चलो इसको नोट कर लो इस तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द CP और ऑफ द जीन्स एंड साड़ी इज 4:5, क्या बोलता है भाई, जीन्स, CP किसकी बात कर रहा है, जीन्स और साड़ी की बात कर रहा है। जीन्स है 4 और साड़ी है, जीन्स है हमारा 4 और साड़ी है कितना, 5 की वैल्यू है, 4:5। जीन्स एंड साड़ी इज 4:5। फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज। चलिए भाई, जीन्स की 4 है तो 4 इज इक्वल्स टू CP ऑफ जीन्स है ना, तो ये 4 इज इक्वल्स टू कितने थाउजेंड है, 2000 है। सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 500। सो CP ऑफ साड़ी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2500। CP ऑफ साड़ी इज 2500। ओके जी, फाइंड आउट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ क्या है, साड़ी। ठीक है, 25%, ये आ गया हमारा CP आ गया साड़ी का। इस पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला है, 10% का प्रॉफिट परसेंटेज मिला है। तो 10% का प्रॉफिट परसेंटेज मिला है, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो 110 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जरा सा निकालिए, इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ये सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी है, ये कॉस्ट प्राइस है भाई,
ये जो है हमारा, ये जो है यहाँ ध्यान से देखना 2500, ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका 1110% निकाल देंगे। 2500 इंटू 110 अपॉन 100 कर लीजिए। चलिए 0 से 0 काट दीजिए, क्या हो जाएगा भाई 250, 25 बन जाए 25, 2 कैरी 25 टू जा 20 2750। 2750 हमारा क्या आ जाएगा, SP आ गया। अब हमारा हमने 2750 को जो है साड़ी को कितने में बेचा है, 2800 में बेचा है। 2800 मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस क्या है हमारा 2800, तो मार्क प्राइस हमारा 2800 है भाई। तो डिस्काउंट हमने कितने का दिया था इस पे, 250 रुपीज़ का दिया होगा, सॉरी या 2750 नहीं, हमने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। अच्छा जी, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जा रहा है। ओके जी, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट आपने 2800 पे दिया है, इनटू 100 कर दीजिए, ये हो गया आपका डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया 50 अपॉन ये 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 5 से काट दीजिए, कितना आता है 140। ठीक है, 0 से 0 क्या आ जाता है 10/14, 10/14। अच्छा जी, रुक जाओ, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, लिख दिए हैं 10/14, 10/14 आ गया। 10/14 क्या होगा भाई, यहाँ लिख दीजिए, मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। हो गया, ये हो जाएगा 5/7%, 5/7% आ जाएगा। डन, ये समझ में आया। अब डेसिमल्स में लिखना है, लिख लो भाई। 0.514 1/7 की वैल्यू क्या, तो ये 0.1428। अगर डेसिमल की वैल्यू निकालोगे तो 0.1428 इंटू क्या हो जाएगा 5%। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, क्या हो जाएगा 14, 8 5 ज़ा 40, 40 का 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 1 कैरी 14 5 ज़ा 70, 71। तो हो जाएगा 0.7140% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, डन, ये समझ में आया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट को लेके हम किस तरह से जो है यहाँ पे हम DI बना सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हमारा क्या यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन दिया, चलो ध्यान से देखिएगा। कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। क्या कर रहा है, जरा सा ध्यान से देखिए कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइम एंड वर्क का। अब आपको प्रॉफिट लॉस से थोड़ा सा बाहर निकलिए। प्रॉफिट लॉस के बाहर निकल के आप ये देखिए कि टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, MDH/W। क्या पढ़ाया था, MDH/W। MDH/W इज कांस्टेंट। ठीक है, MDH/W इज कांस्टेंट। यहाँ हमने MDH/W इज कांस्टेंट पढ़ाया था। अब MDH/W में हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या बोलते थे M। मैंने क्यों इसको M, ये एक्चुअली में PDH था, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है। तो यहाँ M फॉर मैन भी हो सकता है, M फॉर वुमेन भी हो सकता है, ठीक है, पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, मैंने सिर्फ याद रखने के लिए इसको चेंज किया था, आपको याद होगा तो। D फॉर डे होता है, H फॉर आवर्स होता है, W फॉर वर्क होता है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मुझे कुछ थोड़े से आइडियाज़ आपको देने हैं। पहले ये नोट कीजिए, आप लोग रिवाइज कर लीजिए पहले ये, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ।
ये समझ में आ गया? अब जरा सा ज़्यादा ध्यान से समझो। MdH/W में से MdHW बराबर कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है जी। चलिए, कोई इशू नहीं है। अगर ये कांस्टेंट होता, मैं एक बात और कहता हूँ कि चलो एक एक करके सबको कांस्टेंट करके देखते हैं क्या हो रहा होगा। अगर मैं डेज कांस्टेंट कर दूँ, चलो जी मैं ज़रा सा कलर चेंज करता हूँ इसका। मैं जिस पे ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, ये तो कलर ही नहीं दिया। हाँ, ये डी और एच को मैंने कांस्टेंट कर दिया। क्या हुआ, क्या होगा? अगर ये तीन चीज़ें डेज आवर्स कांस्टेंट है तो मेन का वर्क के साथ क्या रिलेशन आएगा? मेरा क्वेश्चन ये है, मेन का वर्क के साथ क्या रिलेशन आएगा? आदमी बढ़ाओगे तो काम बढ़ेगा, है? काम तेजी से होगा, प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा। लेकिन कांस्टेंट क्या क्या चाहिए इस कंडीशन में? कांस्टेंट क्या क्या है? डेज, आवर्स एंड डेज एंड आवर्स क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। चलो जी, एक बात तो ये समझ में आई कि एम और मेन इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क व्हेन देन डेज एंड आवर्स आर कांस्टेंट। ठीक है। सिमिलरली मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अगर जो है, यहाँ भाई साहब इरेजर है क्या? ये इरेजर ये हटा दो। ठीक है, डी और एच। ठीक है जी, डी और एच में से अब मैं कहता हूँ कि एम को कांस्टेंट ले लो और आवर को कांस्टेंट ले लो, तो क्या होगा? इसका मतलब होगा डेज के साथ भी वर्क का। अगर मैं आदमी कांस्टेंट रखता हूँ, आदमी कांस्टेंट रखता हूँ मतलब मान लीजिए कि मैंने किसी काम पे 50% 50 लोग लगाए हैं काम पे के लिए, और मैं जो है उनको 10 दिन के लिए काम पे करवाता हूँ, तो अगर वो 10 दिन से ज़्यादा काम करेंगे तो काम भी ज़्यादा होगा। ठीक है। सिमिलरली मैं एक और बात कहूँ, यहाँ पे फिर से मैं इरेजर को हटा देता हूँ इनको। ये समझ में आ गया आपको? हाँ ठीक है। MdH में से अगर मैंने मेन कांस्टेंट करके रख लिया था, डेज कांस्टेंट करके रख लिया था, अच्छा जी डेज भी कांस्टेंट, ये दोनों डेज इन दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या होगा? आवर इज प्रोपोर्शनल टू देयर वर्क। ठीक है। इसका मतलब डी और एच कांस्टेंट था यहाँ पे पहले वाले केस में। ठीक है बेटा, इसमें ज़रा ध्यान से देख लो, डी और डब्ल्यू में क्या कांस्टेंट होगा हमारा? क्या कांस्टेंट होगा? बाकी जो बचे हुए हैं आवर्स और मेन कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह मैं ये कह लूँ इसको, यहाँ पे और क्या कांस्टेंट हो जाएगा? मेन एंड डेज कांस्टेंट हो जाएंगे, मेन एंड डेज कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे पास। ये समझ में आ गया, ये तीन चीज़ें कांस्टेंट हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा हम आगे देखेंगे, समझे? इससे एक फ़ायदा क्या होता है याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल होने का बेनिफिट क्या होता है कि जैसे ही हम जब रेशियो आपको टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ाए थे तो उसमें क्या बताया था कि जब प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ बेनिफिट क्या है? जैसे मान लीजिए मेन का रेशियो क्या आया, मेन पहले केस और दूसरे केस में मैंने पहले 50 आदमी लगाए थे और अब 60 आदमी लगाए हैं। ठीक है, तो रेशियो जो आएगा 5:6 आएगा। और ये अगर डेज और आवर्स कांस्टेंट है, मैं फिक्स रूटीन में ही काम करा रहा हूँ, तो जो वर्क पहले वर्क होता था वो 5 यूनिट होगा, बाद में जो नया वाला वर्क होगा वो क्या होगा? 6 यूनिट होगा। तो ये पॉइंट ज़रा नोट कर लीजिएगा। इस यहाँ से हमने एक कंक्लूज़न निकाला, ये कंक्लूज़न हमें नोट करना है। नोट कीजिए पहले, फिर डिस्कस करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टाइम एंड वर्क से आपको कंफ्यूज करेंगी, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। M1 एंड M2 है भाई, ये M2 है। ठीक है ना? डन, यहाँ तक समझ में आया? सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसी का एक भाई और है कि भाई अगर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई अगर ऊपर के MdH में से कोई दो कांस्टेंट होते हैं तो
वर्क के साथ उनका रिलेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपका टाइम, डेज और आवर्स जो है कांस्टेंट हैं, तो डेज एंड आवर्स कांस्टेंट हैं, तो ध्यान से रुक जाइए, MDH, इनमें से मेन जो है प्रोपोर्शनल होगा वर्क के, डेज एंड आवर्स कांस्टेंट है, डेज मेन एंड आवर कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डेज प्रोपोर्शनल हो जाएगा वर्क के। अगर मेन एंड डेज कांस्टेंट है तो आवर इज प्रोपोर्शनल टू देयर वर्क हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई वर्क को कांस्टेंट कर दो, चलो वर्क को कांस्टेंट कर दो, मैं तुमको कहता हूँ कि वर्क को कांस्टेंट कर दो, और अब फिर रिलेशन निकालो, कोई दो चीज़ें कांस्टेंट कर लेते हैं। चलिए, तो अब जो रिलेशन आएगा, मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेज, जितना ज़्यादा मेन लगाएंगे, और काम अगर आपको निश्चित ही कराना है, मतलब जो फिक्स काम है, मान लीजिए आपको 200 चेयर्स बनवाने थे पहले कंडीशन में, और बाद के कंडीशंस में आपको जो है आपने नंबर ऑफ पर्सन्स बदल दिए, 20% से लेके आपने 50% कर दिए, तो नंबर ऑफ डेज पे क्या असर गिरेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से यहाँ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, जरा सा दिखाता हूँ मैं, देखो मान लो 200 चेयर्स बनाने हैं आपको, पहले आपने 20% लगाए थे, दूसरे केस में आपने 50% लगा दिए, दूसरे केस में आपने 50% लगा दिए, तो इनको कितना टाइम लगेगा, 10 डेज लग जाएंगे, और इनको कितना टाइम लग जाएगा, 4 डेज लग जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, कम हो रहा है, जैसे जैसे आदमी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे दिन जो है कम हो रहा है। तो मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेज व्हेन वर्क एंड टाइम मतलब आवर्स कांस्टेंट है, तो ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह मैं मैन को आवर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ जब डेज कांस्टेंट हो और वर्क कांस्टेंट हो, ठीक है। यहाँ क्या कांस्टेंट है, आवर्स और वर्क कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ क्या कांस्टेंट है, डेज और वर्क कांस्टेंट है। तो ये भी एक हमारा कंक्लूजन निकल के आया, इसको नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी का यूज़ करेंगे। अब बेटा कुछ भी कांस्टेंट ना हो तब भाई, तो वहाँ क्या होता है भाई, वहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला था ही, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारे पास कुछ क्वेश्चन या कुछ हमने ये DI बनाया है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदला है, मैंने टाइम एंड जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ लगना था उसको पहले मैंने क्लैरिफाई किया है, पहले वो समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन लगाएंगे। क्या क्वेश्चन कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड धीरे धीरे बदला जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो क्या कर रहा है, इफ देयर वेयर आर 8 मोर मैन द वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 10 days लेस, ठीक है। इफ 6 मोर बॉयज देयर वर्क कुड बी फिनिश 11 days लेस, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा क्या पूछता है। पहला पॉइंट उसने बोला है कि अगर 8 आदमी और काम पे लगा लिए जाएं तो जो काम है वो कितने दिनों में कम में हो जाएगा, कितने दिनों में कम में हो जा रहा है, 10 दिन कम में हो जा रहा है। और उसी तरह एक और बात कही गई है आपसे कि भाई 6 अगर 6 लड़के और लगा दिए जाएं आपके काम में तो जो काम है वो 11 दिन कम में ख़त्म हो जाता है। तो पहले एक एक करके केस देखते हैं। यहाँ पे पहला केस देखते हैं मेन के बारे में, मेन है ना, ठीक है। पहला केस क्या है कि हमारे पास क्या बोला गया है, x आदमी है 60 डेज में लगाते हैं कुछ, और जब हमारे पास जो है 8 मोर मैन हो जाएंगे, 8 मोर मैन हो जाएंगे तो 10 डेज लग जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा जो डेज का रेशियो है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें इस वाले केस में जो हमारा पहला केस है, ये वाला भाई, ये वाला जो केस है,
इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? हमारे पास वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड, हमने आदमी बढ़ाया है, आवर्स कांस्टेंट है, नहीं बताया, ठीक है। साथ ही साथ दिन पे असर गिर रहा है और वर्क कांस्टेंट है, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ क्या लगेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मेन, ठीक है। चलिए देखते कैसे। फॉर एग्जाम्पल डेज का रेशियो क्या है, पहले वाले कंडीशन D1 जो गिवन है इस टेबल चार्ट में हमारे, और वहाँ जो नया कंडीशन है उसमें देखते हैं D1 और D2। पहले वाले कंडीशन में हमारा डेज 60 है और दूसरे वाले कंडीशन में हमारा जो डेज है वो क्या है, कितने दिन लेस हो गया, 10 डेज लेस हो गया। 60 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 50। तो जो हमारा रेशियो आया वो आया 6:5 आया। क्लियर है, 6:5 आ गया। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो, 6:5 आ गया बेटा, तो ये किसका रेशियो है, डेज का। तो जो मेन का रेशियो होगा, जो M1, ठीक है, M1 रेशियो M2 होगा, वो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 5:6 हो गया तो क्या करोगे अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कितने आदमी कम हो गए, कितने यूनिट आदमी कम हो गए हैं, दूसरे में बढ़ गए हैं, सॉरी 5 से 6 हो गए, मतलब कितने आदमी बढ़ गए, 1 यूनिट आदमी बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है 1 यूनिट बराबर 8 मोर। 8 मोर मतलब इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो जो 40 है वो किसका वैल्यू है, x की वैल्यू है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारा 40 आ जाएगा। क्लियर है, x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे हमने मेन वाले से ये डिस्कस कर लिया। इसी सेम कॉन्सेप्ट को देखिएगा, इसी यहाँ पे भी हम लगाएंगे। चलिए, तो पहले DS है, D1 है, D2 है भाई, ठीक है, D1 D2 है। तो किसके बारे में बात हो रहा है, तो सिमिलरली 6 मोर बॉयज देयर वर्क कुड बी फिनिश इन 11 लेस डेज। बॉयज़ की बात हो रही है। तो पहले भाई 55 डेज लगते थे हमें, अब हमें कितने दिन लग रहे हैं, अब हमें कितने दिन लग रहे हैं, 11 लेस डेज लग रहे हैं, 11 डेज लेस। तो 55 11 माइनस कर देंगे तो इट इज़ इक्वल्स टू 5:4 अगेन। सो ये डेज का रेशियो आ गया। तो बॉयज़ 1 रेशियो बॉयज़ 2, बॉयज़ की बात हो रही है ना, हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो इसका रेशियो 4:5 आ जाएगा। देन डिफरेंस क्या आ जाएगा 4:5 में, 1 का आया। अच्छा, यहाँ कितने लेस हो गए, 6 मोर बॉयज़ हो गए, इंक्रीज, सॉरी लेस नहीं इंक्रीज हुए, माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। कितने इंक्रीज हो गए, 4 to 5 हुआ, इट मीन्स इंक्रीज बाई 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 बॉयज़। कितने बॉयज़ के बराबर हो जाएंगे, 6 बॉयज़। तो 4 6 24, कितने हो जाएंगे, 24 बॉयज़ पहले थे, अभी कितने बढ़ा के हो गए होंगे, 30। वो छोड़ दीजिए, हमारा y की वैल्यू चाहिए थी, हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई है, 24। पहले कितने बॉयज़ थे हमारे पास, 24 बॉयज़ थे, ठीक है, डन। हमारा क्वेश्चन पूछा है रेशियो बता दीजिए x और y का। चलो जी, x और y, हमारा x और रेशियो y का रेशियो पूछा है, इट इज़ 40:24। क्लियर है, हमारे पास इसको काट दीजिए, 40:24 काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 10 जा 40, 4 6 जा 24, 2 5 जा 10, 5:3 है क्या, हाँ जी है, 5:3 है। डन, समझ में आया, हमारा x और y का रेशियो निकल गया यहाँ से। तो पहला चीज़ क्या समझे, हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, अभी हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया कि हमने जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, क्या कंसेप्ट पढ़ा था हमने, कि भाई अगर जो है वर्क और आवर्स लगने वाले टाइम या घंटे कह लीजिए कांस्टेंट है, तो डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मेन। क्लियर, ये समझ में आया। चलें हम लोग आगे चलें, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। डन, आइए अगला पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, 5 of children are on leave। ठीक है भाई, 5 of children are on leave, then the work is completed in 12 days। ठीक है,
A girl can complete 8 time of the work in a half of the time which is completed by 12 girls in a 4 days. चलो ध्यान से देखिएगा. Then A is what percent? जरा ध्यान से देखिएगा. A girl, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, A girl word यूज हुआ है और बाद में पूछा गया what is the percentage of, then A is what percent of Z. पहला पार्ट खत्म करते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या कहता है. पहला पार्ट क्या कर रहा है, 5 of children are on leave then the work is completed in 12 days. आपकी किस की बात हो रही है, चिल्ड्रंस की बात हो रही है. अब चिल्ड्रन की वैल्यू में जेड की वैल्यू है तो पहले जेड की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं. फिर यहाँ क्या, फिर वही सेम सिनेरियो, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज. तो फिर लगा लीजिए फटाफट भाई, क्या है पहले कितने डेज लगते थे. D1 इज इक्वल्स टू D1 रेशियो D2 हमारा क्या आता है 9 और उसके बाद D2 क्या हमारा क्या कर रहा है 5 ऑफ चिल्ड्रंस आर लीव देन द 12 डेज. 12 डेज में 12 डेज हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. सो यहाँ डेज, ओहो सॉरी यहाँ छोड़ दीजिए, अभी हम नंबर ऑफ मेन पे आएंगे. ओके, C1 रेशियो चिल्ड्रन 1 रेशियो चिल्ड्रन 2 इज़ 4:3. ये आपको पता होगा क्योंकि तो कितने बच्चे घट गए 1 यूनिट कम हो गया. 1 यूनिट क्यों कम हुआ, तो 1 यूनिट कम हुआ तो इट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 5. तो 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 4 इंटू 5 क्या होगा 20. हमारे जो होंगे जो बच्चे होंगे वो 20. पहले हमारे जो बच्चे थे वो क्या था, जेड की वैल्यू क्या हो गई हमारी 20 हो गई. ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आया. अगला पार्ट पे आते हैं. अगला पार्ट क्या कहता है भाई, ए गर्ल कैन कंप्लीट 8 times of the work in half of the time which is completed by 12 girls in a 4 days. ओके भाई, 12 गर्ल्स जितना काम मान लीजिए एक खिलौना बनाती, 12 गर्ल्स इन 4 days, 12 लड़कियां 4 दिनों में एक खिलौने बनाती हैं मान लेते हैं. अब यही बात क्या कहता है, अ गर्ल मतलब ए निकाल दीजिए. A girl can complete 8 time of work. इसका एक खिलौना तो 8 खिलौने बना रहे होंगे. ठीक है, इन हाफ ऑफ द टाइम विच इज कंप्लीटेड बाय 12. हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है, हमने क्या कहा था 12 गर्ल्स इन 4 days. हाफ ऑफ द टाइम मतलब 2 days में. हाफ ऑफ टाइम मतलब 4 का आधा क्या होगा 2 days होगा. क्लियर है. तो अब चलिए भाई शुरू करते हैं. तो यहाँ लगाइए 2 4 जा 8. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 4 जा 8. a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 4 हो जाएगी. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन a इज अ व्हाट परसेंट ऑफ z. a इज अ व्हाट परसेंट ऑफ z. ठीक है, एक मिनट गया क्या भाई 4 5 जा 20. ओके, a इज़ अ व्हाट परसेंट ऑफ z. भाई हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, बाकी आगे देखा जाएगा. 12 इंटू 4 अपॉन 20, ठीक है, इंटू 100. क्योंकि क्या पूछा था a बाई जेड, देन a इज़ व्हाट परसेंट ऑफ z पूछा था. ठीक है भाई, तो अब चलो सॉल्व कर लेते हैं. 4 25 जा 100 हो जाएगा. 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 28 जा 24 जा 5 4 जा 20, 24 जा 80, 80 12 जा 960. क्या होता है 960. तो आंसर क्या हो जाएगा 960%. क्या हो जाएगा हमारा 960% हो जाएगा. क्लियर हो गया ये पॉइंट, ये समझ में आया. 960% डन. फिर से देखा हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उसी कॉन्सेप्ट की यूज़ करके फिर से डील किया सारे क्वेश्चंस को. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आई होप. चलता हूँ मैं आगे बढ़ता हूँ अब अगले क्वेश्चन पे. चलो भाई अगला क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो. पहले अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, इफ देयर वेयर आर 2 more women द वर्क कुड हैव बिन कम्प्लीटेड इन 4 days. ठीक है भाई, अगर 2 औरतें और आ जाएंगी तो जो काम है वो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अच्छी बात है. इफ़ द मैनेजर पेज देम 81 फॉर एवरी आवर, if the manager pays them for 81 for every hour, how much more amount does manager need to pay per day? Now ध्यान से समझिए. अच्छा जी, पेमेंट कैसे हो रहा है, पर आवर हो रहा है. 81 रुपीज़ पर आवर पे कर रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, कितना पे करना पड़ेगा. इफ द 2 more men the work could complete in 4 days.
women. The manager pays them to 81 for every hour. How much more amount does the manager need to pay? चलिए जी, क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं क्या है. वुमेन, ठीक है, 5 वीमेंस जो है वो 8 डेज में कर देती हैं. ओके, काम को ख़त्म. मैं थोड़ा सा नया अप्रोच लेता, रुक जाओ, या वही अप्रोच लेते. चलो जी, D1 रेशियो D2 क्या है हमारे पास? हमारे पास पहले 8 डेज लगते थे, अभी हमारे पास 4 डेज लग रहे हैं, तो इट इज़ 2:1. ओके जी, अब 2:1 है तो हमारा वीमेन पहला, ये वर्क नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, या रहने दो, इस तरह नहीं लिखता हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे. M1 रेशियो M2, ठीक है, तो 1:2 हो जाएगा. तो कितना इंक्रीज़ हो गया भाई? 1 से 2 हो गया, तो 1 का इंक्रीज़ आया 1 यूनिट. यही 1 यूनिट कितने के बराबर है? 4 days. If there were 2 women, more women, the work could have been completed in 4 days if the manager pay 81 for every hour. ओके, वो ये इस तरीके से नहीं डील होगा भाई. यहाँ पे 7 आवर्स भी दिया है. चलो इसको इस तरीके से नहीं लगाना है. चलो दूसरे अप्रोच को लेते हैं, ठीक है. यहाँ हम MDH वाला अप्रोच लेंगे. पहला चीज़ है 5 × 8 MDTH7 और काम कंप्लीट. ओके, इफ मैं 2 मोर वुमेन आ गए तो भाई 7 आ गए हैं, 5 to 7 हो गए, ठीक है. वर्क इज़ कंप्लीटेड इन 4 आवर्स, और H जो है हमारा लगने वाला, नया लगने वाला टाइम ले लीजिए, और काम कंप्लीट हो जाता है जी. 7 × 4, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है. इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ सही से प्रॉपरली नोट करने के लिए. ध्यान से, 7 से 7 कट जाना है जी. 4 से 4 2 ज़ा 8 कट जाएगा, तो H इज़ इक्वल्स टू 10 आवर. जो नया वाला जो टाइम है वो 10 घंटे हो जाएगा. 10 घंटे हो जाएगा, तो पहले कितने घंटे लग रहे थे मुझे? 7 घंटे लग रहे थे. तो जो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम क्या होगा हमारे पास? एक्स्ट्रा आवर्स क्या होंगे हमारे पास? वो होंगे आपके 10 - 7 क्या हो जाएगा यहाँ? इट इज़ इक्वल्स टू 3 आवर्स हो गया. 3 आवर्स अगर आ गया, 10 - 7 इज इक्वल्स टू 3 आवर. अब 3 आवर्स आ गया भाई. अब हमारे पास पर आवर कितना रुपीज़ पे किया जाता है? 81 रुपीज़. तो हम 3 आवर्स का कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे? 3 × 81, 3 × 1 = 3, 8 3 243 आवर्स. सॉरी सर, 243 रुपीज़ आएगा. 243 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे होगा, ठीक है. डन, तो डी हो जाएगा. समझ में आया? ये समझ में आया. अब इस केस में आप वो वाला फंडा नहीं लगा सकते थे. क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि भाई यहाँ पे 2 चीज़ें कोई कांस्टेंट है ही नहीं. सारी चीज़ें सिर्फ वर्क ही कांस्टेंट है. वर्क कांस्टेंट होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? MDH वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन D2 W2, ठीक है. अगर यहाँ पर वर्क कांस्टेंट के लिए वर्क भी नहीं कांस्टेंट करता तो क्या करते? फिर से हम वही फंडा लगाते, ठीक है. डन, क्लियर है? ये समझ में आ गया. चलो आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इफ़ द नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीज बाय 7, ठीक है, फिर से वही बात. इफ़ द नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीज बाय 7, वर्किंग आवर्स आर रिड्यूस बाय 5 आवर per day, then the group of women can complete the work in 8 days, and if the number of children is doubled, then they can finish the half of the work in V days. A is what % of B? चलिए जी देखा जाए क्या क्वेश्चन है. If the number of women क्या कर रहा है? If the number of women increase to 7 and their working hours are reduced by 5 hours, ठीक है. चलिए क्या कर रहा है? 5 आवर्स हमारे पास है. 5 × पहला केस जो हमारा वुमेन्स के बारे में 8 दिनों में काम ख़त्म करती हैं, 7 घंटे काम करती हैं, ठीक है. दूसरी बात क्या कहता है कि भाई द नंबर ऑफ वुमेन इज इंक्रीज टू 7. अगर नंबर ऑफ वुमेन्स क्या कर दिया जाए? 7 पे इंक्रीज कर दिया, ठीक है भाई. ले भाई 7 कर दिया मैंने तेरा. एंड द वर्किंग आवर इज डिक्रीज बाय 5, ठीक है. लो भाई यहाँ डी,
जो नया वाला D2 है डिक्रीज 5 आवर पे कर दिया। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई, MDH/W है, ये दिमाग में रखना, MDH/W, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 5। अब क्या कर रहा है, देन द ग्रुप ऑफ वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ओके, ये D2 है, इसी को A कहा दिया इन्होंने, ठीक है, इसी को इन्होंने A कहा है, ये A है भाई, हैं, मेरी राइटिंग चमत्कारी है। तो 7 से 7 काट दीजिए और 5 से 5 काट दीजिए, तो A इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, A की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई, सॉरी नहीं 5 नहीं 8 आ गई, A की वैल्यू हमारी 8 आ गई, ठीक है। अब अगली पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई, एंड इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डबल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डबल, भाई चलिए ठीक है, जेड थे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डबल, देन दे फिनिश द हाफ ऑफ द वर्क इन B days, ठीक है। इफ़ द चिल्ड्रन इज डबल, चलिए देखते हैं चिल्ड्रन में क्या है, जेड इंटू 9 आवर्स, कुछ दिया नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इफ़ द चिल्ड्रंस इज डबल, 2Z कर दिया गया है, क्या 2Z, एंड हाफ ऑफ द वर्क, हाफ ऑफ द वर्क मतलब यहाँ 1 रख दीजिए, और हाफ ऑफ द वर्क, ये कहाँ से आ गया भाई, ये कब चेंज हो गया, हाफ ऑफ द वर्क, ठीक है। इफ़ द चिल्ड्रन इज डबल देन दे फिनिश हाफ ऑफ द वर्क इन B days, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे डेज के लिए B ले रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने खुद कहा है। तो यहाँ Z से Z खत्म बेटा, हैं, अब 2 से 4 हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है तुमसे, देन A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B। तो भाई सिंपल सा बात है, A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B है, तो 8 लिखा मैंने, इसको 9 बाई क्या है, B इज इक्वल्स टू 9/4 इंटू 100, ठीक है भाई। चलिए यहाँ हो जाएगा 8 × 4 अपॉन 9, डन, इंटू 100 कर लीजिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 8 चौका 32 आता है, 8 चौका 32 आता है, तो 32, ये मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ तो लिख लिया, लिखो इतना पहले लिख लो फिर हम मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ 2 अलग अलग केसेस दिया था, उन दोनों अलग अलग केसेस को मैंने अलग अलग निकाला है, देन कंपैरिजन के लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ गया, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ परसेंटेज निकालना बाकी रह गया, कोई और बात तो है नहीं। 8 4 30, 8 4 32 अपॉन 9 इंटू 100, ठीक है। अब हमें कैसे निकालना होगा, इसमें देखना है कि भाई अब हमारे पास क्या चांसेस है। 9 4 36 होगा, रुक जाओ, ये 36 माइनस 4 जब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 मतलब 400, 4, ये हो जाएगा आपका 9 4 36, ये हो जाएगा 4 माइनस 4/9 इंटू 100। दोस्त 4 × 4 माइनस 4/9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 की वैल्यू होती है, अब इसको इंटू 100 कर देंगे, तो अभी ज़रा ध्यान से देखिएगा, इट विल बिकम लाइक, अब मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा ये 400% माइनस 44.44, 1, आपको याद होगा 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.1111, तो 4/9 का वैल्यू होगा 44.44, तो 400 माइनस 44 करेंगे तो कितना आता है बेटा, 400 माइनस 44, इट इज़ इक्वल्स टू लाइक 0.66, 10 में से 4 गया 6 बचा, ओके, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, ठीक है। ये डेसिमल से यहाँ ना लगा के ठीक है, 0.56, ओके, डन। यहाँ आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 355.56, तो यही आंसर होता है, ठीक है।
355.56। ये समझ में आया। इस बार भी हमारे पास कुछ भी कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, वर्क भी कांस्टेंट नहीं था, इन्होंने रखा था, ठीक है। तो आइडिया लग रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। डन, कोई आइडिया है? चलो, ये समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? मेन अर्न 2050 एंड बॉयज़ अर्न 3225। क्या अर्न कर रहे हैं? मेन अर्न 2050 रुपये अर्न करते हैं, बॉयज़ अर्न 3225 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है? देन फॉर देयर वर्क व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पर डे अर्निंग ऑफ मेन टू द बॉयज़। ध्यान से देखिएगा, पर पर्सन नहीं पूछा गया है, पर मैन, ठीक है। उन्होंने बोला कि जितने आदमी हैं या जितने भी बच्चे हैं उनका पर डे रेशियो क्या आ रहा है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, अर्निंग क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मेंस क्या है x और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है y, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, मेन का रेशियो होगा 2050 रुपीज़ को उसने कितने दिनों में बांटा है? कितने दिनों में बांटा है? 60 दिन, 60 डेज में बांटा है, ठीक है। और यही रेशियो क्या हो जाएगा फिर? 3225 का रेशियो किस में बांटा गया है? कह लें तो फिर हमारा किस में बांटा गया है? बॉयज़ है कि क्या है? बॉयज़ है। बॉयज़ हमारे क्या था? 55 डेज में बांटे गए हैं। सो अब इसी का रेशियो निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देख लो। सिंपल सा, पहला बात हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं। तो ये 25 से कटेगा, 25 से काटेंगे तो 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 129, 129 आ गया, ठीक है। यहाँ 20 चौका 80, 80 और 2 82, 82 आ जाएगा। ओके जी, यहाँ 55 है, 11, यहाँ 12 आ जाएगा। लो जी, और कुछ काटने लायक बचता है क्या? काट लीजिए। 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 41। तो 41 इंटू 11 रेशियो यहाँ हो जाएगा 129 इंटू 6। यहाँ कर दीजिए 1 415 41 451 है क्या भाई? 451 एक ही जगह दिख रहा है, चलो देख लेते हैं। नन ऑफ दीज है इसलिए लगाना ज़रूरी है। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 12 6 72, 12 5 60, 12 6 72, 72 5 69, 794। तो यहाँ क्या आ गया हमारा? कुछ गलत लगाया क्या? नो नो, कुछ गलत लग रहा है। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 72 प्लस 79, 794। तो भाई ऑप्शन में तो है नहीं 451, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? नन ऑफ दीज। क्लियर है? देखो, इजी क्वेश्चन दिया, ऑप्शन में घोलमाल कर दिया। इजी क्वेश्चन देख के तुमने टिक कर देते 451 774 पे और आंसर होता नन ऑफ दीज, ठीक है। डन। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। नहीं गलत तो नहीं किया। ठीक, डन। सो आज हम लोग अब यहीं पे रुकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमने 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस वाले डिस्कस किया। फिर देन हमने डिस्कस किया टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, MDH/W के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उस पर 2 DI डिस्कस किए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।